गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पे स्टडी कर रहे होंगे। चलिए इसी के साथ आज एक हम लोग नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है समाज का महत्व। लेकिन इससे पहले जो अब तक हम लोग 3 या 4 ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में जो स्टडी किए हैं उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए इसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट क्लास में जो स्टडी किया था वो लिंग तथा लैंगिकता, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेक्स तथा जेंडर बोलते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं लिंग की बात में अगर करते हैं तो प्रकृति में मनुष्य को ईश्वर ने 2 रूपों में विभाजित किया है, जिससे हम लोग मेल और फीमेल कहते हैं और इसे ही लिंग के रूप में भी संबोधित करते हैं। लैंगिकता जो जेंडर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जेंडर लिंग का ही व्यापक रूप को जेंडर कहते हैं, जिसमें कई व्यक्ति या कई जेंडर आपस में सहयोग भेदभाव और अवबोध और उनके अंदर ज्ञान के माध्यम से अगर जुड़े होते हैं तो उन्हें हम लोग जेंडर्स के रूप में भी कहते हैं। उसके बाद से हमारे पास जो दूसरा टॉपिक आता है लिंग तथा लैंगिकता के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। अब एक बात आती है कि मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या है, जिसको हम लोग मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो मनोविज्ञान के अगर अर्थ के बारे में बात करते हैं तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि अगर जब तक हम व्यवहार का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम लर्निंग को बेहतर से बेहतर सुदृढ़ नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए अगर हम लोग चाहते हैं कि अगर जेंडर्स को अगर हम लोग बेहतर निर्माण करें, अगर जेंडर की बेहतर सर्वांगीण विकास करें तो उसका अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। जो हम लोग मनोविज्ञान की मदद से हम जेंडर्स का अध्ययन करते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जेंडर का नेचर कैसा है, जेंडर का स्वरूप कैसा है, जेंडर्स का वृद्धि और विकास कैसा है, जेंडर्स के मूल प्रवृत्ति क्या है, जेंडर्स किस वातावरण में बेहतर विकसित करते हैं, किस तरह का जेंडर है और इसे क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, क्यों सिखाना है और उसका प्रभाव को हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में जेंडर्स के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान की सहायता लेते हैं। उसके बाद से हमारा जो थर्ड टॉपिक था लिंग तथा लैंगिकता के सामाजिक परिप्रेक्ष्य। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर मनोविज्ञान में हम लोग जेंडर का अध्ययन करते हैं, उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, लेकिन जेंडर जिस स्थान पे रहते हैं, जेंडर्स एक दूसरे के साथ जिस स्थान पे मिलजुल कर रहते हैं उसे हम लोग समाज कहते हैं। तो इस समाज जो हमारा जिस समाज में जेंडर्स रहते हैं उसका भी अध्ययन अनिवार्य हो जाता है, या फिर उस समाज का किस तरह का समाज है, किस समाज में जेंडर्स जीवन व्यतीत करते हैं, इसका भी अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि समाज कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि समाज के कई प्रकार होते हैं, जिसमें हम लोग परंपरागत समाज, बंध समाज, मुक्त समाज, आदिम समाज, आधुनिक समाज, इस तरह के कई तरह के हम लोग समाज के रूप में समाज को देखे थे। उसके बाद से हम लोगों को दूसरा चीज आता था जो हमारे पास कि समाज के कार्य क्या है। अब समाज के कार्य के जो जिस जेंडर जिस स्थान पर रहते हैं, जिस सोसाइटी या जिस समाज का निर्माण करते हैं और जहाँ पे मिलजुल कर एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, उस समाज का कार्य क्या है, समाज क्यों आवश्यक है और समाज से जेंडर्स को क्या बेनिफिट मिलता है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। इसी का अगर आगे की जो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हमारा आ जाता है समाज का महत्व। लेकिन एक चीज और भी यहाँ देखने की बात है कि समाज जब जेंडर्स जैसे एक बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए पर्यावरण और उसके साथ साथ आनुवंशिका महत्व रखता है, उसी तरह से एक जेंडर के बेहतर विकास के लिए या फिर व्यक्ति के बेहतर विकास के लिए समाज का और वातावरण दोनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि बच्चा जन्म के साथ किसी न किसी एक समाज में जन्म लेता है और उस समाज का उस बच्चे के दैनिक जीवन पे या फिर उस बच्चे के वृद्धि और विकास पर काफी अधिक प्रभाव पड़ता है। इस कारण से हमें समाज का भी वृद्धि और विकास या जेंडर पे काफी अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इसी के साथ अब हमारा जो आज का टॉपिक है समाज का महत्व। समाज के महत्व को बारे में अगर हम लोग बात करें तो समाज का महत्व, जिससे जेंडर्स को समाज से क्या बेनिफिट होता है, जिसमें हम लोगों ने पहला पॉइंट जो हमारे पास है वह है पालन पोषण।
पालन पोषण की अगर हम लोग बात करें तो पालन पोषण, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जन्म के समय किसी न किसी एक समाज में जन्म लेता है और जिस समाज में वो जन्म लेता है उस समाज का वातावरण, खान पान या वहाँ उस समाज की व्यवस्था है उस बच्चे को प्रभावित करना प्रारंभ कर देती है, जिस कारण से हम लोग देखते हैं कि समाज का पूर्ण रूप से दायित्व बन जाता है कि बच्चे का पालन पोषण बेहतर से बेहतर किया जाए। दूसरा हम लोगों के पास आता है वातावरण का सृजन। वातावरण का सृजन, अब वातावरण का सृजन बच्चा जिस समाज में जन्म लेता है वहाँ उस समाज का दायित्व बन जाता है कि वातावरण का सृजन किया जाए। वातावरण जितना बेहतर डेवलप होगा वृद्धि और विकास के लिए या फिर बच्चे के अनुरूप अगर वातावरण जितना बेहतर होगा उतना ही बेहतर हम लोग जेंडर का विकास कर पाएंगे और जेंडर्स के वृद्धि और विकास के लिए हम लोग बेहतर से बेहतर वातावरण को सृजन कर सकते हैं, बना सकते हैं और बच्चे का अनुकूल वातावरण का निर्माण करके बच्चे का बेहतर से बेहतर विकास हम लोग देख पाएंगे या करा पाएंगे। तीसरा हम लोगों के पास जो आता है सुरक्षात्मक विकास। अब यहाँ पे बात आती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते सुरक्षा सबसे प्रथम स्थान बन जाता है। किसी भी जीव या किसी भी जेंडर्स जब तक वो सुरक्षित नहीं होंगे तब तक उनका वृद्धि और विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। इस कारण से समाज से जेंडर्स को सबसे अधिक जो बेनिफिट होता है वो होता है हमारा सुरक्षात्मक। जब समाज क्या करता है, जेंडर्स को सुरक्षित करता है और उन्हें बेहतर ग्रोथ और डेवलपमेंट करने का वातावरण को विकसित करने में मदद कराता है। चौथा हमारे पास जो है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का ना आज अगर हम लोग देखें शिक्षा का उद्देश्य भी है, एक बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य में आता है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि अगर बच्चे का अगर सर्वांगीण विकास हमें चाहिए तो हमारा समाज का पूर्ण रूप से दायित्व हो जाता है कि उस बच्चे के विकास के लिए हर तरह की एक्टिविटी, हर तरह के कार्यक्रम हम समाज में उपस्थित करें, शिक्षा के माध्यम से उपस्थित करें, जिससे हम लोग बच्चे का सर्वांगीण विकास करके एक बेहतर जेंडर्स का निर्माण करें, बेहतर नागरिक का निर्माण करें, जिससे हम लोगों के आने वाले बेहतर समाज का निर्माण हो सके। पांचवा हम लोगों को पॉइंट आता है वो है नैतिकता तथा चारित्रिक विकास, मोरल एवं कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि नैतिकता और चारित्रिक किसी भी समाज के मुख्य उद्देश्यों में आता है उस समाज में नैतिकता और चारित्रिक विकास को बल दिया जाता है। और अगर हम लोग समाज के माध्यम से उस जेंडर्स के वृद्धि और विकास, प्रत्येक बच्चे, बालक और बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से अगर हम लोग नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर बल देते हैं तो समाज का बेहतर विकास होगा और समाज के बेहतर विकास के साथ साथ हम लोग आने वाले पीढ़ियों में बेहतर से बेहतर नैतिक विकास को देख पाएंगे या फिर प्रेजेंट जेंडर्स में हम बेहतर नैतिक विकास को देख पाएंगे, जिससे सभी जेंडर्स आपस में मिलजुल कर रहेंगे और बेहतर से बेहतर अपना योगदान करेंगे। उसके बाद से हमारा छठा पॉइंट जो आता है वो है समाजीकरण। समाजीकरण की अगर बात करते हैं तो प्रत्येक बच्चा जन्म से ही किसी न किसी समाज का एक अंग होता है और जन्म से ही समाजीकरण की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती है और उस बच्चे पे उस समाज का, संस्कृति का और वेशभूषा का, उसके खान पान का, रहन सहन का, समाज पे उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया समाज में जितना बेहतर तरीके से घटित होगी बच्चे के अंदर उतना ही बेहतर सामाजिक गुणों का विकास हो पाएगा और वह अपना सर्वांगीण विकास कर पाने में मदद कर पाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है सातवां पॉइंट अनौपचारिक शिक्षा। अब यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा की अगर बात करते हैं तो शिक्षा दो तरह की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। और अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक कंटिन्यू चलते रहती है और इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो बच्चा जो अपने पूरे दिनचर्या को एक समाज में व्यतीत करता है और वह अपने वातावरण से कुछ ना कुछ, कहीं से भी कुछ भी, कहीं भी किसी भी स्थान से कुछ भी सीखते रहता है, अगर उसका समाज बेहतर होगा, अगर उसके समाज में घटित होने वाली घटनाएं बेहतर होगी तो उस बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर
हर समय मिलता रहेगा और उसे औपचारिक शिक्षा के माध्यम से उसके व्यक्तित्व के विकास में मदद मिलेगा। उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आदत तथा रुचि का विकास। अब यहाँ पर आदत तथा रुचि का विकास, ये आदत तथा रुचि के विकास के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हमारा समाज बेहतर होगा, अगर समाज के सिद्धांत, सांस्कृतिक और उसके रीति रिवाज और उसके समाज में घटित होने वाली घटनाएं अगर बेहतर होंगी तो एक बच्चे को जन्म से ही उसके आदतों और रुचियों में काफ़ी विकास विकसित होने में काफ़ी अधिक मदद मिलेगा और उसका आदत और रुचि एक विकासशील देश के निर्माण के लिए विकसित होगी और वो खुद भी विकसित होगा और अपने राज्य और देश का भी विकास करेगा। चलिए आज हम लोगों का ये 8 पॉइंट था इसमें, जिसमें हम लोग समाज के महत्व के रूप में हम लोग 8 पॉइंट को डिस्कस किए और इसके साथ साथ हम लोग प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने ये तीन टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, इसके साथ लगभग ये चैप्टर्स आज हम लोगों का खत्म होने को है या लगभग खत्म ही हो गया है और इसको आप लोग घर पे एक बार रिवीजन करिएगा और रिवीजन कर लेंगे तो इस चैप्टर से एग्जाम में लगभग हो सकता है नहीं एक क्वेश्चन लगभग आएगा ही आएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आप एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद।